हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेखांकन की अवधारणा और आशा करती हूँ सब लोग बहुत ध्यान से सीखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पहले तो चैनल को, और फिर खूब लाइक करें सभी लोग और शेयर करें इस वीडियो को। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लेखांकन की अवधारणाएं, यानी अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर 9 प्रिंसिपल हैं जो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगी। 9 प्रिंसिपल हैं और 9 के 9 प्रिंसिपल जो है आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी अकाउंटिंग होती है। ये 9 के 9 प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। पहला प्रिंसिपल है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यानी कि कोई भी अगर बिजनेस किया जा रहा है तो उसमें जो कंपनी है और उसके जो मतलब बिजनेस करने वाले जो उसके स्वामी हैं, उनसे कंपनी की जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल पृथक माना जाता है। यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर और कंपनी का अस्तित्व अलग, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो भी पार्टनर्स का और कंपनी का अस्तित्व अलग। यानी कि कंपनी के नाम के खाते अलग मेंटेन होंगे और उसके स्वामी यानी कि पार्टनर्स के खाते या शेयर होल्डर के खाते अलग से मेंटेन होंगे। इनको हम एक नहीं मानते हैं। इसे पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहा जाता है। इसके बाद है मुद्रा माप की अवधारणा। मुद्रा माप क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी मनी वैल्यू है तो वो अकाउंट में ले लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टनर जो है बहुत ही डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है, बट आप इससे बिज़नेस को तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप इस चीज़ को मुद्रा में तो माप नहीं सकते। तो आप ऑनेस्टी जो कि एक असेट्स की तरह है, हार्ड वर्क जो एक असेट्स की तरह है, एक संपत्ति की तरह है, और वाकई में इससे बिज़नेस में फ़ायदा होता है अगर पार्टनर और लोग जो भी काम कंपनी में काम कर रहे हैं वो इस तरीके के हैं। लेकिन फिर भी आप इसे अकाउंट में नहीं दिखा सकते क्योंकि इनकी कोई मौद्रिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। चालू रनिंग व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा यानी जिस बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है ये रनिंग में है और ये आगे चलता रहेगा। ऐसा कोई आप सोच के अकाउंटिंग नहीं करते कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए 1 साल 2 साल चलेगा, तो ये काफ़ी सालों चलेगा। इस सोच को मानते हुए सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं साल दर साल। इसके अलावा है लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि अकाउंटिंग पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लेखांकन करते हैं, जो भी लेखा जोखा किया जाएगा, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, सभी 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा हो गया? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, आई होप सबको क्लियरिटी हो रही होगी। इसके बाद जो है ऐतिहासिक लागत की अवधारणा है, यानी कि जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनको ऐतिहासिक लागत पे दिखाया जाता है। भाई देखो, कोई भी परिसंपत्ति अगर हमने बिजनेस में यूज़ करी है तो हम कौन से मूल्य पर दिखाएं? हम उस कॉस्ट पे दिखाएं जिस पे उसे ख़रीदा था, या आज जो उसकी लागत चल रही है उस पर दिखाएं? तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो आप इस रूल को याद कर लीजिए। क्या करेंगे? क्रय मूल्य यानी जितने पे आपने उसे ख़रीदा, स्थापना व्यय यानी इंस्टॉल किया। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी और आप अपने बिल्डिंग तक लाए हैं, भाई आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, वहाँ पर अगर आपने उसको रखने के लिए कोई मॉडिफिकेशन किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कराया, यानी कुछ भी आपने उसके इंस्टॉलेशन के लिए खर्चे किए, तो वो भी खर्चे भी उस क्रय मूल्य में शामिल होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वो समय बीत रहा है तो पर्टिकुलर वर्ष में चीज़ों की वैल्यू कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आज से 10 साल पहले अगर मान लें कोई मशीन आपने खरीदी और आज उस मशीन को आप दोबारा से कीमत पता करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब कोई मूल्य वृद्धि हुई है परिसंपत्ति में तो उसे हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, अब काम करने से जो उसमें गिरावट आ रही है उसको माइनस किया जाएगा, और वर्ष में अगर उसका कोई पार्ट बेच दिया गया तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य, स्थापना व्यय और वर्ष में हुई वृद्धि को तो जोड़ देंगे, और जो भी डेप्रिसिएशन है और वर्ष में की गई बिक्री, इस सब को हम माइनस कर देंगे तो हमारी किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य आ जाएगा। और इस तरह से वैल्यू निकाल के आप उसी वैल्यू को बैलेंस शीट वगैरह में दिखाएंगे। ठीक है, आई होप बहुत क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ रहा होगा। और अगर किसी को कोई बात में कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात करेंगे हम बाकी के
4 प्रिंसिपल की, 5 प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं 6th प्रिंसिपल, दोहरा संयोग अवधारणा। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 पक्ष होंगे, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिटर्स होते हैं। एक पक्षी को हम धनी और दूसरे को हम ऋणी कहते हैं, ठीक है। एक पक्ष को हम धनी कहेंगे, दूसरे को ऋणी। यानी एक ही ट्रांजैक्शन, एक तो देनदार होगा, एक लेने वाला होगा, तो हम एक पक्ष को धनी और दूसरे को ऋणी कहते हैं। दोनों पक्ष को हम दिखाते हैं। उसके बाद 7th है पूंजीगत और आयगत की अवधारणा। कोई भी बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, जो कुछ भी हुआ, कोई भी खर्चा आया या कोई भी इनकम आई या कोई सामान हमने ख़रीदा या हमने कहीं से उधार लिया, कुछ भी करा, तो जितने भी ट्रांजैक्शन है या तो वो कैपिटलाइज नेचर यानी पूंजीगत नेचर के होंगे या फिर वो आयगत नेचर के होंगे यानी रेवेन्यू नेचर के होंगे, ठीक है। तो इस लिए हमें नेचर दोनों का, किसी भी ट्रांजैक्शन का नेचर पता करना है। अगर वो पूंजीगत टाइप के मतलब ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए हम कैपिटल नेचर के जो जैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे या उनके पर्टिकुलर कैपिटल नेचर के जो अकाउंटिंग होगी उसमें ले जाएंगे। और आयगत यानी रेवेन्यू नेचर को प्रॉफिट एंड लॉस या इस तरह के कैश अकाउंटिंग, जो इस तरह का भी वो ट्रांजैक्शन है उधर दिखाएंगे। पर इन दोनों को सेपरेट शो किया जाता है और एक ही में उनको नहीं डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मिलान करो। अब आपको पता है जब डबल एंट्री सिस्टम है तो दोहरा अंकन व्यवस्था है, तो 2 पक्ष होते हैं और दोनों का मिलान किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो मिलान करने से आपको मिलता है शुद्ध लाभ, ठीक है। जब आप सारे खर्चे देख लोगे और सारे इनकम देख लोगे और आप मिलान करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इनकम तो ज़्यादा हुई है, और अगर इनकम ज़्यादा हुई है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मिलान करने पे आपको पता चलता है कि भाई इनकम तो ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। तो मिलान करने पर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा, उसके बाद है 9th जो है रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता क्या होती है, जो पुराने टाइम से हम चीज़ों को बस फॉलो कर रहे हैं अंधाधुंध एंड देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड देम, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करते, बस उसको एज इट इज़ पालन कर रहे हैं, तो इसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। खैर, अकाउंट में इसका क्या काम है, देखिए किस रूढ़िवादिता को हम अकाउंट में फॉलो करते हैं। अगर कोई भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली कोई हानि है और हमको ऐसा अंदेशा कि फ्यूचर में हमें यहाँ नुकसान हो सकता है, तो उसका लेखा जोखा अकाउंट में ज़रूर किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर भविष्य में होने वाली कोई हानि है तो उसका लेखा जोखा अकाउंट में ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अगर भविष्य में होने वाला कोई लाभ है तो उसका लेखा जोखा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसे रूढ़िवादिता क्यों कहा गया, क्योंकि इसके लिए लॉजिक तो अप्लाई नहीं हो रहा। अगर भविष्य में लाभ भी होने वाला है और भविष्य में हानि भी होने वाली है, लेकिन आप एक हानि को तो मेंशन कर रहे हो, लाभ को नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और तो फिर आप इसे रूढ़िवादिता यानी पुराने समय में जो कुछ फॉलो की हो आया उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले, तो इस तरह से अब आपने इस वीडियो में सीखी पूरी 9 की 9 अवधारणाएं जो कि अकाउंट में फॉलो होती हैं, और इनको याद करने से आपके कभी भी कोई गलती नहीं होगी अकाउंट करने में, और दूसरी बात MCQs भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। चलिए, आई होप सबको क्लियरिटी आ गई होगी, और इसी तरह से हम बहुत सारे नोट्स भी डिस्कस करेंगे, MCQs भी डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी कराएंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट। चलिए, तो फिर अच्छे से इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, इससे नोट्स भी बना सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बाय बाय।